हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें हम लोग हाउस होल्ड एक्टिविटीज में और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्या माइक्रोब्स का यूज है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट है, मैंने जैसे कि इस चैप्टर के को स्टार्ट किया था जब मैंने आपको बताया था कि इसका जो लास्ट पोर्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इस पोर्शन में से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो हमारे दो दो फील्ड में कंप्लीट हो चुके हैं माइक्रोब्स का सिग्निफिकेंस। आज हम एग्रीकल्चर की फील्ड में माइक्रोब्स की क्या यूटिलिटी है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें हमारे दो कॉन्सेप्ट है। एक है माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर और सेकंड है माइक्रोब्स एज ए बायो पेस्टिसाइड्स। जो किसान जब एग्रीकल्चर करते हैं तो उस एग्रीकल्चर में जनरली वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं और इन दोनों का लॉन्ग टर्म यूज हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप की जो पोल्यूशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रदूषण से संबंधित समस्याएं हैं, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है और हमारा जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है वो भी घटता जा रहा है। प्लस सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। अब उसका सॉल्यूशन ये है कि किसान एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पर बायो फर्टिलाइजर और मेन्यूअर का यूज करें, मतलब जैव उर्वरक और खाद का उपयोग करें। तो बायो फर्टिलाइजर और मेन्यूअर मतलब जैव उर्वरक और खाद में क्या डिफरेंट है ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसमें से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा गया है कि जैव उर्वरक और खाद में क्या प्रमुख अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायो फर्टिलाइजर एंड मेन्यूअर। दूसरा, ये वन वर्ड क्वेश्चन भी आता है कि जो अलग अलग टाइप के जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनका किस किस क्रॉप में यूज किया जाता है। जैसे एक बायो फर्टिलाइजर है जो एक प्लांट ही है, उसका नाम होता है एजोला। तो जनरली एग्जामिनेशन के अंदर वो क्वेश्चन पूछते हैं एजोला क्या है, तो जनरली बच्चे उसमें बैक्टीरिया, एल्गी ये सब लिखाते हैं, जबकि एजोला एक टेरिडोफिटिक प्लांट होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये जो धान के जहाँ खेती की जाती, मतलब चावल की खेती की जाती ओराइजा सेटाइवा, वहां पर ये उन धान के खेतों में ये नेचुरली उगता हो पाया जाता है ये प्लांट। और ये प्लांट वहां पे वीड का काम या खरपतवार का काम नहीं करेगा और धान के फसलों के पौधों को नाइट्रोजन अवेलेबल करवाएगा। एक और वन वर्ड क्वेश्चन इसमें से आता है कि आपका रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई,
के बीच का सिम्बियोटिक एसोसिएशन क्या कहलाता है? मतलब उच्च श्रेणी के पौधे और कवक के बीच के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई इज नोन एज माइकोराइजा। और इस टाइप का एसोसिएशन हमें पाइनस और आर्किड के प्लांट में देखने को मिलता है। इन प्लांट में क्या होता है कि इनकी जो रूट्स रहती है उस रूट्स में रूट हेयर्स एब्सेंट होती है, मतलब जड़ों में मूल रोम एब्सेंट होते हैं। सो दीज प्लांट्स अनेबल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, मतलब ये मृदा से जल और खनिज लवणों का अवशोषण नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन से बचाने के लिए उन प्लांट में क्या होता है कि उनकी रूट्स के चारों ओर फंजाई जो रहती है उनका माइसीलियम डेवलप हो जाता है, और वो फंजाई के जो माइसीलियम के जो हाइपी रहते हैं, मतलब कवक के कवक जाल के जो कवक तंतु रहते हैं, वो रूट हेयर का काम करते हैं और वो प्लांट को वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके अवेलेबल करवाते हैं, और उसके बदले में उन फंजाई के जो हाइपी और माइसीलियम रहता है उसको प्लांट से न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, जितने सारे एडवांटेज है वो मिलते हैं। इसीलिए इसको सिम्बायोटिक या सहजीवी संबंध कहते हैं। सिम्बायोटिक या सहजीवी संबंध में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, दो ऑर्गेनिज्म मतलब दो स्पीसीज होती है, और बोथ दी स्पीसीज गेट बेनिफिटेड विथ ईच अदर, मतलब दो प्रजातियां होती है और दोनों प्रजातियां परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाती है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड की एग्जामिनेशन के अंदर फिल इन द ब्लैंक में आता है। मैंने आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बता दिया कि आपको ये आएगा, क्वेश्चन तक बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा प्रश्न आएगा, उच्च श्रेणी के पादप तथा कवक के बीच के सहजीवी संबंध को रिक्त स्थान कहते हैं। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई डैश 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 इज नोन एज। तो उसमें आपको हिंदी वाले बच्चों को, अगर हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे कवक मूल लिख दोगे तो भी नंबर मिलेगा, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को माइकोराइजा लिखना पड़ेगा, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अगर माइकोराइजा लिख देंगे तो अभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और एक मैंने आपको वन वर्ड अभी क्वेश्चन बताया, एजोला क्या है? तो एजोला का अगर क्वेश्चन आए तो उसमें लिख देना आप, ये एक टेरिडोफिटिक फर्न है, मतलब एक टेरिडोफिटिक फर्न पौधा होता है जो धान के खेतों के साथ उगता हुआ पाया जाता है। तो ये जो नेचर में हमारे बहुत सारे यूजफुल माइक्रोब्स, यूजफुल बैक्टीरिया, यूजफुल साइनोबैक्टीरिया ये पाए जाते हैं, इन सब का यूज हम लोग एज ए बायो फर्टिलाइजर कर सकते हैं इन ए लिविंग फॉर्म, जीवित रूप में। तो जनरली लोगों को बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, जहां भी बात करते हैं अपन फसल में कोई चीज ऐड करने की, तो सीधा सीधा दिमाग के अंदर उसके एक ही चीज है, खाद, मेन्योर। नो, नॉट एट ऑल। मेन्योर और बायो फर्टिलाइजर में बहुत डिफरेंस है। मेन्योर और बायो फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर आता है। क्या क्वेश्चन आएगा इसका, खाद और जैव उर्वरक में अंतर लिखिए। इंग्लिश मीडियम में क्या आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर। तो इसका आंसर आप लोग इस टाइप से लिखेंगे कि जो पहले अपन एक साइड मेन्योर लिखेंगे और एक साइड बायो फर्टिलाइजर लिखेंगे, मतलब एक साइड खाद लिखेंगे, एक साइड जैव उर्वरक लिखेंगे, और पॉइंट वाइज क्या क्या डिफरेंस लिखेंगे वो मैं आपको अब समझा रहा हूँ। पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि जो खाद होता है वो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मतलब जो खाद होता है वो अपघटित कार्बनिक पदार्थ होता है। मेन्योर इज ए डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जबकि जो जैव उर्वरक होता है वो एक सजीव जीवधारी होता है। बायो फर्टिलाइजर इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो खाद होता है वो खाद फसली पौधों को एक से अधिक पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, मतलब मेन्योर प्रोवाइड्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट टू क्रॉप प्लांट्स। जैसे खाद से प्लांट को नाइट्रोजन भी मिलेगा, फॉस्फोरस भी मिलेगा, पोटेशियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, ठीक है। जबकि बायो फर्टिलाइजर से होता है
इट प्रोवाइड्स ओनली ए सिंगल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स। जबकि जैव उर्वरक जो भी उसका नेचर है उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर एक पोषक तत्व उपलब्ध कराएगा। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम एक बैक्टीरिया है जिसे हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं और वो प्लांट को केवल नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। दो डिफरेंस हो गए हमारे। तीसरा ये होता है कि जो खाद होता है मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। मतलब मेन्योर इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। और जैव उर्वरक का ये कार्य नहीं होता है। बायो फर्टिलाइजर डज नॉट प्ले सच रोल। खाद जो रहता है वो खाद मृदा में वातायन को बढ़ाता है। वातायन का मतलब एरेशन, मतलब मेन्योर इंक्रीज एरेशन इन द सॉइल पार्टिकल। मतलब वो सॉइल के पार्टिकल को पोरस बनाता है जिससे एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन उसके अंदर जा सकती है। बायो फर्टिलाइजर डज नॉट प्ले सच रोल। जैव उर्वरक इस प्रकार का कार्य नहीं करता। खाद जो होता है वो सॉइल में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाता है। सॉइल में इट इंक्रीज ह्यूमस। ह्यूमस इज ए टॉप मोस्ट कवरिंग ऑफ डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब जो मृदा के ऊपर जो अवशिष्ट कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी ऊपरी सतह को ह्यूमस कहते हैं। और ये ह्यूमस जो बनता है इसकी प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। और इसमें मेन्योर का रोल रहता है, बायो फर्टिलाइजर का रोल नहीं रहता है। ये हो गए हमारे डिफरेंस किसमें, खाद और जैव उर्वरक में। अब क्या क्या इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे खाद के। खाद में अपना पहला हो जाएगा गोबर की खाद, डंग कंपोस्ट। एक हो जाएगा आपका केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट। एक हो जाएगा बायोगैस का वेस्ट, वेस्ट ऑफ बायोगैस। इसके अलावा हो जाएगा पोल्ट्री फार्म का वेस्ट, वेस्ट ऑफ पोल्ट्री फार्म। ये सारे एग्जाम्पल है आपके खाद के। और बायो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल हो जाएंगे राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोला, माइकोराइजा। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया में जैसे एनाबिना, नोस्टॉक, टोलिपोथ्रिक्स एक्सेट्रा। तो दिस इज द क्लासिकल डिफरेंस बिटवीन मेन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चे जनरली क्या होता है खाद को भी उर्वरक समझते हैं। हालांकि एक चीज कॉमन है दोनों में। वन थिंग इज व्हाट इज कॉमन बिटवीन मेन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर, इट मींस बोथ हेल्प टू इनरिच द सॉइल। दोनों सॉइल का इनरिचमेंट करते हैं। मतलब सॉइल की उर्वरा शक्ति को किसी ना किसी तरीके से वो बढ़ाते हैं। और एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन को भी वो इंक्रीज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर की। तो बायो फर्टिलाइजर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनका हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में हमारे पास कुछ तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो रूट के साथ ही एसोसिएशन बना के रखते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम एज ए बायो फर्टिलाइजर। इस राइजोबियम का हम लोग लेबोरेटरी कल्चर बना लेते हैं और उसको अगर आप किसी मतलब जैसे फार्मर्स को ट्रेनिंग देंगे तो फार्मर्स कैन प्रिपेयर देयर ओवन। और उस जो राइजोबियम कल्चर होता है उसको अगर अपन सॉइल के अंदर स्प्रे कर देंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी क्योंकि वो लिविंग बैक्टीरिया रहता है उसमें। एजेटोबैक्टर ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है। इसको भी हम लोग क्या काम कर सकते हैं, कल्चर करके सॉइल में यूज कर सकते हैं। तो ये राइजोबियम और एजेटोबैक्टर दोनों बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल है और दोनों सॉइल में नाइट्रोजन की अवेबिलिटी को बढ़ाते हैं, मतलब नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। फिर आता है आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया ही होते हैं बट ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया का ही एक टाइप है। जब हम किंगडम मोनेरा पढ़ते हैं 11th क्लास में तो हम लोग उसमें बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। उनमें एक तो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं जो वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम भी हो है ना, एजेटोबैक्टर। एक होते साइनोबैक्टीरिया, एक आपका होता माइकोप्लाज्मा, एक होता आपका एक्टिनोमाइसिटी, एक होता रिकेट्सिया और एक होता आर्कीबैक्टीरिया। इनमें से जो आपका बैक्टीरिया है सारे बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर का काम नहीं करेंगे, ओनली सम, ठीक है ना। और इसी प्रकार से सारी साइनोबैक्टीरिया
बायो फर्टिलाइजर का काम नहीं करेगी। उसमें से कुछ साइनोबैक्टीरिया होती है, स्पेशली एनाबीना और नास्टॉक। ये दो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, ये धान के खेतों में, मतलब चावल के खेतों में धान के पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराएगी अलॉन्ग विद एजोला। ठीक है, तो हमारे दो हो गए बायो फर्टिलाइजर। तीसरा होता है माइकोराइजा, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, कवक मूल। ये भी बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं। चौथा है हमारा एजोला। एजोला एज ए बायो फर्टिलाइजर। एजोला भी आपको मैंने अभी बताया कि एक टेरिडोफिटिक प्लांट होता है। तो ये हमारे बायो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल हो गए, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, एजोला। इसके अलावा लाइकेन, लाइकेन का भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सूडोमोनाज एक बैक्टीरिया होता है, उसका भी हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पीएसबी, फास्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं सूडोमोनाज, उसका भी हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं। अब बायो फर्टिलाइजर का यूज करने से क्या लाभ होगा, क्या एडवांटेज होगा? तो सबसे बड़ा एडवांटेज बायो फर्टिलाइजर के साथ होता है कि दे आर वेरी चीप, काफी सस्ते होते हैं। दूसरा, दे कैन बी कल्चर्ड इजीली, इनको हम आसानी से कल्चर कर सकते हैं, अपने घर में भी कल्चर। अगर वंस यू गेट ट्रेंड, अगर आप एक बार ट्रेनिंग ले लेंगे तो यू कैन प्रिपेयर द कल्चर ऑफ दिस बायो फर्टिलाइजर एट योर होम आल्सो। ठीक है ना, किसान को अगर हम लोग प्रशिक्षण दे देंगे तो किसान अपने घर पे स्वयं ही इसका कल्चर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं, इनका सॉइल के पीएच मान के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। आप सभी को मालूम है सॉइल का एग्जैक्ट पीएच होना चाहिए न्यूट्रल पीएच, दैट इज 6.8। मतलब जो अपनी मिट्टी होती है उस मिट्टी का पीएच मान उदासीन पीएच होना चाहिए, न्यूट्रल पीएच मतलब। और जो हम बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, सॉरी केमिकल फर्टिलाइजर, इन केमिकल फर्टिलाइजर के ऐड करने से सॉइल का पीएच मान डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर का यूज करने से एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है, मतलब जैव उर्वरकों का उपयोग करने से कृषि में उत्पादकता बढ़ती है। ठीक है ना। इसके अलावा ये जो इको फ्रेंडली होते हैं, इको फ्रेंडली मतलब इनका यूज करने से किसी भी टाइप का इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता है। दूसरा, हमारी जो सराउंडिंग जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारी जैव विविधता है, उसको भी कोई क्षति नहीं पहुंचती, उसको भी कोई हार्म नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये सारे बायो फर्टिलाइजर के सिग्निफिकेंस है या उनका महत्व है या उनके लाभ है। ठीक है ना। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, जैव उर्वरक के लाभ या विशेषताएं लिखिए। तो क्या क्या लाभ हो जाएंगे? पहला लाभ या पहला एडवांटेज हो जाएगा कि ये काफी सस्ते होते हैं। दूसरा, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तीसरा, इनका यूज करने से एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है। इसके अलावा इनका यूज करने से किसी भी प्रकार का इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है, मतलब ये इको फ्रेंडली है। ठीक है। और ये हमारे सराउंडिंग में ही पाए जाते हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ माइक्रोब्स और मोस्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है। तो इनका हम लोग एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। और इनका अगर हम एग्रीकल्चर में यूज करेंगे तो हमारी जो केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। और एग्रीकल्चर में सेटिंग ऑफ कॉस्ट, मतलब जो एग्रीकल्चर में जो लागत लगती है जो फसलों के उगाने में, जो किसानों को अननेसेसरी पैसा खर्च करना पड़ता है, उस खर्चे से भी उनको निजात मिलेगी। और उनको जब कृषि में लागत कम होगी तो जो भी होगा उनका मैक्सिमम एडवांटेज होगा। तो दिस इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर इन द एग्रीकल्चर फील्ड। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।